हेलो प्यारी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। प्यारी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 12 इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। पेपर में यही सब प्रश्न आएगा जो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। महत्वपूर्ण है तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है, याद रखिएगा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक है। ये पार्ट 1 का भी वीडियो आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, दो ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं। सबसे पहला ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि दो ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं बताइए जिनका समाज सामना करता है। ये आपका अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, तो इसमें आपका 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। उसी के हिसाब से हमें आंसर देना होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है, दो ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं बताइए जिनका समाज क्या है, सामना करता है। तो सबसे पहला है सीमित संसाधनों का विनिधान। सीमित संसाधनों का विनिधान। दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण। ये आपका पहला प्रश्न का सही आंसर है, आप देख सकते हैं। याद रखिएगा, जितने भी यानी आपका चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, उतना हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, उत्पादन संभावना सीमा। जो आपका उत्पादन संभावना सीमा क्या है, इसके बारे में इसका परिभाषा आपको बताना है। तो देखिए, उत्पादन संभावना वक्र ब्रेक स्लेश करके दिया है। उत्पादन संभावना वक्र स्लेश करके उत्पादन संभावना सीमा ब्रैकेट में आपका या स्थानांतरण वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को दर्शाते हैं। क्या है, जो दो वस्तुएं हैं उसके उन सभी संयोगों को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है उपलब्ध संसाधनों तथा दूसरा है वर्तमान तकनीकी ज्ञान द्वारा उत्पादन किया जा सकता है। तो ये दूसरा जो प्रश्न है, उत्पादन संभावना सीमा क्या है, इसके बारे में इसका परिभाषा है। इतना आप लिख देंगे, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए, जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें क्या है, 25 शब्दों से ऊपर इसका एक प्रश्न का आंसर देना होता है, ज़्यादा बड़े में नहीं देना होता है। 3 नंबर का प्रश्न है और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में याद रखिएगा 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में देखिए, तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। जो केंद्रीकृत योजना अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहला जो विशेषता है, देखिए, केंद्रीय योजनाबद्ध। जो आपका केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए से संबंधित निर्णय सरकार द्वारा क्या है, निर्णय जो है सरकार द्वारा नियुक्त किसी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिया जाता है। ये सबसे पहला आपका अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हो गई। दूसरा है केंद्रीकृत की बाजार शक्तियों का नियमन। जो बाजार शक्तियाँ है, इनका नियमन अथवा नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न पूछा गया था तीसरा, कि जो केंद्रीकृत योजनाबद्ध है, इसके अर्थव्यवस्था में दो जो मुख्य विशेषताएं हैं वो यही हैं। इतना आप स्टूडेंट लिख देंगे, 3 नंबर आपका प्राप्त है। देखिए, एक एक नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी मैं तैयारी करा रहा हूँ। आपने नहीं देखा वीडियो तो चैनल पर आप हमारे जाकर देख सकते हैं। मैं पूर्ण रूप से क्या है, तैयारी आपकी करा रहे हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में तैयार हो पाए। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, बाजार। यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न, बाजार मांग से क्या अभिप्राय है, इसका आपको परिभाषा बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर देखिए, बाजार में किसी वस्तु के सभी क्रेताओं, जो बाजार है इसमें किसी वस्तु के सभी क्रेताओं द्वारा की गई, जो क्रेताओं हैं इनके द्वारा की गई कुल मांग को बाजार मांग कहते हैं। किसी भी वस्तु के लिए बाजार मांग व्यक्ति विशेष के मांग वक्रों का क्या है, जो व्यक्त है विशेष मांग वक्रों से प्राप्त की जाती है। यहाँ पर जो आपका जो चौथा प्रश्न पूछा गया, इसका आंसर देखिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके प्रश्न है। बाजार मांग से क्या अभिप्राय है, या ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाजार मांग से आपका क्या अर्थ है, बाजार मांग को परिभाषित कीजिए। तो ये सब प्रश्न जो है क्या है, घुमा फिरा कर पूछा जाता है, लेकिन जो इसका सटीक आंसर हो जाएगा यही आप लिख देंगे, 3 नंबर आपको एग्जामिनर दे देगा। यहाँ पर देख सकते हैं चौथा प्रश्न को हमने बता दिया है।
पांचवा प्रश्न देखिए क्या है, सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर देखिए, वो वस्तु जिसकी मांग उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर, जो उपभोक्ता है यानी उपभोक्ता की आय पर बढ़ने पर बढ़ती है और आय के कम होने पर घटती है, सामान्य वस्तु कहलाती है। अब देखिए सामान्य वस्तु में आप समझ सकते हैं, सामान्य वस्तु जैसे कि सामान्य वस्तु एक पर्टिकुलर सामान्य वस्तु क्या है, वस्तु सोच लीजिए, और जिसकी मांग क्या उपभोक्ता की आय के साथ क्या है बढ़ती है और उसके क्या है आय के साथ घटती है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम सामान्य वस्तु कहते हैं। सामान्य वस्तु वो कहलाती है। तो ये पांचवा भी प्रश्न हो गया। याद रखिएगा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक जितने भी इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। और देखिए स्टूडेंट, इसको लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आप मिस ना कर दें और आप क्या है सबसे पहले देख पाएँ उस वीडियो को। 6 नंबर आपका प्रश्न देखिए, गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में, जो गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग रेखा का आकार कैसा होता है, इसका परिभाषा दीजिए। तो आंसर देखिए, जो गिफिन वस्तुओं के मांग वक्र का ढलान, जो गिफिन वस्तुएं हैं इसके मांग वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है, जो वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बीच क्या है धनात्मक संबंध का व्यक्त करता है। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि जो गिफिन वस्तुएं हैं इसके संदर्भ में जो मांग रेखा है इसका आकार किस तरह से होता है, तो यहाँ पर देखिए वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है, जो वस्तु की कीमत पर और उसकी मांगी मात्रा के बीच जो धनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। तो ये 6 नंबर प्रश्न हो गया, 6 नंबर का सही आंसर। इसको आप स्टूडेंट लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे और इसको याद कर लेंगे तो क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ। यदि आपने महामैराथन क्लास नहीं देखा है तो वो भी जाकर देख सकते हैं, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया है, तो महामैराथन क्लास भी देखिएगा। फिलहाल मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ बस आपको क्या है उसको तैयार करना है, उसको याद करना है, और एक जो आपका संडे के दिन है, संडे को दिन आपको क्या है उसको सारे क्वेश्चन को रिवीजन करना है कि जो मेरी अभी तक एक हफ्ते में जो पढ़ाई की है क्या वो क्या है सटीक रूप से हो रही है। आप हर एक जैसे संडे को क्या है एक नियम बना लीजिए, जैसे आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो पाँचों सब्जेक्ट का 1-1 घंटा क्या है टेस्ट ले लीजिए संडे को, कि जो आपने एक वीक में तैयारी की है वो संडे को आपका पता चल जाएगा कि किस तरह से आपने तैयारी की है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एक क्या है किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने में। 7वां प्रश्न देखिए, मांग लोचदार कब होती है। जो मांग है ये लोचदार कब होती है, इसका परिभाषा देखिए। 3-3 नंबर का प्रश्न है तो इसका आपको इसी तरीके से आंसर देना है। देखिए, मांग लोचदार तब कहलाती है जब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है। जो मांग जो लोचदार होती है इसमें बताया गया है कि जब मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन प्रतिशत परिवर्तन कीमत से या कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है, उसी को हम मांग लोचदार कहते हैं। कब होती है इसके बारे में बताया गया है। 8वां प्रश्न देखिए, हार्शमान उपयोगिता नियम को समझाइए। 8वां प्रश्न देखिए, ध्यानपूर्वक आप समझिए। काफ़ी स्टूडेंट क्या है बोर्ड एग्जाम में यही गलती करते हैं, मैंने भी गलती की थी लेकिन बाद में मैंने सुधार कर दिया था। क्या है काफ़ी स्टूडेंट जो 15 मिनट दिया जाता है, 15 मिनट क्या दिया जाता है पेपर को पढ़ने के लिए, तो पेपर को आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, उसकी रिलेटेड प्रश्नों का आंसर दीजिएगा। नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं इस प्रश्न का आंसर ये वाला दे देते हैं और जो ये वाला आंसर है वो किसी और में दे देते हैं, तो वहाँ पर बाद में गड़बड़ हो जाती है और वहाँ पर उसने सही भी उत्तर लिखा है लेकिन प्रश्न का आंसर नहीं देखा तो गलत हो जाता है। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि सर मैं तो ध्यानपूर्वक देख कर देता हूँ, लेकिन यही तो गलती होती है। आप ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, वो क्वेश्चन का मिलाइए कि जो क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है क्या वो आता है, क्या वो क्या है उस क्वेश्चन के साथ में मैच कर रहा है, क्या उसका उसी का राइट आंसर है। तो जब आप मिलाएंगे, जब क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका आंसर देंगे तो काफ़ी आपको हेल्प होगा और बोर्ड एग्जाम में आप क्या है एक भी प्रश्नों को छोड़ेंगे नहीं, काफ़ी अच्छा आपको एग्जामिनर अंक देगा। 8वां प्रश्न है, हाशमान उपयोगिता नियम को समझाइए। तो इसका आंसर देखिए, हाशमान उपयोगिता नियम के अनुसार जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपयोग का स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपयोग या उपभोग, किसी वस्तु यहाँ पर उपयोग है, किसी वस्तु का उपभोग को बढ़ाया जाता है। वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग, जो वस्तु है उसके हर
अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। तो ये हाशमान उपयोगिता नियम को समझाइए, इसका परिभाषा है। उसके बाद में देखिए 9th नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है आपका इकोनॉमिक्स का, उत्पादन क्या है। उत्पादन क्या है, परिभाषा देखिए, उत्पादन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों क्या है, जिसके द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है, उत्पादन कहलाता है। यहाँ पर देखिए उत्पादन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों का निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। उत्पादन या उत्पाद का अथवा फर्मों द्वारा किया जाता है, उसी को हम उत्पादन कहते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 10 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, उत्पादन में दीर्घकाल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, दीर्घकाल उत्पादन के अंतर्गत उत्पादक के पास पर्याप्त समय होता है। जो दीर्घकाल है इसके उत्पादन के अंतर्गत जो उत्पादक है इसके पास पर्याप्त समय होता है, अतः वो सभी साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कर सकता है। ये उत्पादन में दीर्घकाल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है। उसके बाद में देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, कुल परिवर्ती लागत किसे कहते हैं। पहले आप प्रश्न को पढ़िए, कुल परिवर्ती लागत किसे कहते हैं। इसका आंसर देखिए, अल्पकाल में फर्म किसी भी आवश्यक स्तर के निर्गत, अल्पकाल में जो फर्म है किसी भी आवश्यक स्तर के निर्गत का उत्पादन करने के लिए केवल परिवर्ती आगतों को ही समायोजित कर सकती है। इसके अनुसार लागत जो एक फर्म का जो लागत है, एक लागत जो एक फर्म इन परिवर्ती आगतों का लागत जो एक फर्म इन परिवर्तित आगतों का प्रयोग करने के लिए वहन करती है और कुल परिवर्ती लागत कहलाती है। यहाँ पर देखिए जो आपका प्रश्न था 11 नंबर प्रश्न का सटीक आंसर हमने दिया हुआ है। इतना आप लिख देंगे स्टूडेंट तो आपको 11 नंबर में क्या है 3 नंबर प्रश्न आपको जोड़ जाएगा, क्योंकि 10 प्रश्न है, 30 है, मैं 30 नंबर यहाँ पर कंप्लीट में कर दूंगा। फिर आप देखिए, आप 12 नंबर प्रश्न देखिए, एक आगत का औसत उत्पाद क्या होता है। जो एक आगत है इसका जो औसत उत्पाद है ये क्या होता है। इसका आंसर देखिए, कुल उत्पाद को परिवर्तनशील कारक ब्रैकेट में श्रम की इकाई स्वीकारक क्रेता और कीमत स्वीकारक विक्रेता को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कीमत स्वीकारक क्रेता का। देखिए खरीदार सदैव न्यूनतम कीमत पर वस्तु खरीदना चाहता है, किंतु वो ये भी जानता है कि उसने बाजार कीमत से कम यहाँ पर देखिए बाजार कीमत से कम कीमत पर वस्तु की मांग की है, तो वहाँ वस्तु की मांग की है, तो उसे कोई भी फर्म नहीं करा सकता। कोई उसे फर्म नहीं करा सकते। ये इसका शक्ति है कीमत स्वीकारक क्रेता को। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, कीमत स्वीकारक विक्रेता। जो कीमत स्वीकारक विक्रेता ये क्या है, देखिए कोई भी विक्रेता उत्पादक अपनी वस्तु के दाम बाजार से अधिक नहीं रख सकता। कोई भी जो विक्रेता है वो अपनी वस्तु का दाम बाजार से अधिक नहीं रख सकता। जैसे एक बिस्कुट है 5 रुपये का, एक मैंने सस्ता बिस्कुट 5 रुपये का रख दिया है। अब वो दुकानदार चाहता है, जैसे मार्केट में वो जो बिस्किट है वो 5 रुपये का मिल रहा है, और वो जो दुकानदार है यानी जो विक्रेता है वो चाहता है कि उसको हम 7 रुपये में बेचें। तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर MRP छप कर आती है और वो बाजार के यानी मार्केट में जो 5 रुपये की बिक सकती है, तो उसको जो विक्रेता है चाह कर भी 7 रुपये में नहीं बेच सकता। और यदि वो ऐसा करता है तो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो अपनी वस्तु के दाम बाजार से अधिक नहीं रख सकता, उसे अपने उत्पाद की कीमत बाजार कीमत से कम या सामान रखनी होगी। जैसा कि मैंने बताया 5 रुपये में, तो 5 रुपये में ही उसको बेचनी पड़ेगी। तो ये 13 नंबर प्रश्न का सटीक आंसर है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, उत्पादन के किस स्तर पर लाभ अधिकतम होता है। जो उत्पादन है इसके किस स्तर पर जो लाभ है अधिकतम होता है। इसका आंसर देखिए,
लाभ उत्पादन के उस स्तर पर अधिकतम होता है जिस पर एम आर, ब्रैकेट में देखिए एम आर बराबर एम सी, अर्थात सीमांत संप्राप्ति और सीमांत लागत समान होती है। ये 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, प्रौद्योगिकीय प्रगति एवं फर्म की पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? इसका आंसर देखिए प्रौद्योगिकीय प्रगति एक फर्म की पूर्ति वक्र को दाईं ओर खिसका देती है। फलस्वरूप फर्म किसी भी दी हुई बाजार कीमत पर निर्गत की अधिक इकाइयों का उत्पादन करती है। ये 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। यहाँ पर देख सकते हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप समझ सकते हैं क्योंकि चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक सारे प्रश्न हैं और ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर स्टूडेंट कोई नहीं बताएगा जो कि आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है लिख कर बताए, क्योंकि लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और ऐसा कोई भी नहीं करना चाहता। और इसीलिए मैं लेकर आया हूँ ये आज का वीडियो। VVI क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक प्रश्न। और भी मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आऊँगा और भी आपकी तैयारी में बेटर कराऊँगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए, संतुलन कीमत से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर देखिए, संतुलन कीमत वो कीमत होती है जिस पर किसी वस्तु की बाजार मांग और उसकी पूर्ति के बराबर होती है। क्या? किसी वस्तु की बाजार मांग या उसकी पूर्ति के बराबर होती है। संतुलन कीमत या बाजार मांग, यहाँ पर देखिए संतुलन कीमत बाजार मांग बराबर बाजारी पूर्ति। तो ये 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, यदि पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाए तथा मांग वक्र स्थिर रहे। यहाँ पर देखिए मांग वक्र स्थिर रहे तो इसका संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में बताइए। तो इसका आंसर देखिए, पूर्ति वक्र के दाईं ओर शिफ्ट हो जाने तथा मांग वक्र के स्थिर रहने पर संतुलन कीमत कम हो जाएगी जबकि संतुलन मात्रा क्या है बढ़ जाएगी। तो ये आपका 17 नंबर जो प्रश्न है कि जो यदि पूर्ति, यहाँ पर देखिए यदि पूर्ति वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाए तथा मांग स्थिर रहे, तो मांग वक्र जो है स्थिर रहे तो इसका संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका है देखिए, जाने पर मांग वक्र के स्थिर रहने पर संतुलन कीमत कम हो जाएगी जबकि संतुलन मात्रा क्या है बढ़ जाएगी। तो ये आपका 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर है। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, उपभोग में प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में वृद्धि का संतुलन कीमत क्या है? उपभोग में प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में वृद्धि का संतुलन कीमत दर पर प्रभाव बताइए। तो यहाँ पर आंसर देखिए, उपभोग में प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर संबंधित वस्तु की संतुलन कीमत बढ़ जाती है। इसका कारण मांग वक्र का दाईं ओर शिफ्ट होना होता है। क्या है? दाईं ओर शिफ्ट होना होता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए कि जो उपभोग में प्रतिस्थापक है वस्तु की कीमत में वृद्धि का संतुलन कीमत दर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रभाव पड़ेगा। वीडियो को रोक कर भी इस प्रश्न का आंसर आप देख सकते हैं और लिख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि लिखेंगे तो इससे आपका क्या है दो फायदा होगा, एक राइटिंग इंप्रूव होगा और एक क्या है आपको प्रश्न का आंसर भी याद होता रहेगा। और याद कर लीजिएगा, नहीं याद होता याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आज का जो वीडियो था हमारा यहीं तक था। हमने 18 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताए हैं जो कि आपके क्लास 12 इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के सारे प्रश्न थे। और भी मैं प्रश्न लेकर आता रहूँगा और भी आपकी तैयारी कराता रहूँगा। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।